Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today we are at the last class of this chapter, probability, miscellaneous exercise number 13, and probably part number 3 है शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है, या part number 2 ही अभी. Miscellaneous exercise 13 part 3. पार्ट 2 तो नहीं होगा किसी वाला में, दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, पार्ट 3. सो इन ऑल बात करें, शॉर्ट में बात करें तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए थे. एक टेबल वाला क्वेश्चन था, मार्बल बॉल्स वाला, ये वाला हमने कर लिया था लास्ट क्लास में. ठीक है, तो चलो आओ. क्वेश्चन नंबर 13 की साइज देखकर ही आपको टॉपिक का अंदाजा लग गया होगा कौन से टॉपिक से सवाल है. साइज देखकर ही है ना. देखो, एक अंदाजा है, बट कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं मान के चलना है ना कि साइज देख के बेस थ्योरम है. एक फर्स्ट इंप्रेशन में लग रहा है कि हाँ बेस थ्योरम है, लेकिन पढ़ना जरूरी है सवाल को, राइट. पढ़ते चलो ध्यान से इसको. अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%. समझ आया. हम मान लेते हैं कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आएगा, इसके चांसेस हैं 40%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स. अब याद रखना है, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स एक ही आइटम है ना, ऐसा नहीं दो अलग अलग है ना. मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%. तो 40% चांसेस हैं. उन 40% का 30% ये कम कर देता है. अगर आप मेडिटेशन और योगा कोर्स करते हो तो हार्ट अटैक के चांसेस 30% से कम हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40 माइनस 30 कर देना है, बिल्कुल नहीं. इसका मतलब ये है कि 40% का 30% कम कर देता है. समझ गए क्या? जितने आपके चांसेस हैं उसका 30% वो कम कर देता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग. अब ये दूसरा आइटम है कि आप मेडिटेशन एंड योगा ना करो, कुछ ड्रग लो. ड्रग मतलब दवाई लो, राइट. कुछ अलग अलग तरीके की दवाई लो, तो उससे वो चांसेस कितने परसेंट कम हो जाते हैं? 25%. तो दो आइटम मिल गए आपको. इससे तो कितने परसेंट कम होंगे? 30%. इससे कितने परसेंट कम होंगे? 25% कम हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. एट अ टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस. दोनों ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है पेशेंट के पास, यानी दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है. आप चाहो तो मेडिटेशन वाले केस में जा सकते हो, आप चाहो तो दूसरा ऑप्शन यानी कि सर्टेन ड्रग ड्रग लेने का भी प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो. ठीक है, एनी ऑफ द विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज लिखा हुआ है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटीज. इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक. अब फाइनली हार्ट अटैक हो गया. ठीक है, हाँ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट है तो रिड्यूस करता है. रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि कम करता है, लेकिन 100% खत्म थोड़ा ना करता है. ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी एक पर्सन को 100% सॉरी हार्ट अटैक हो गया. ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, पता नहीं कौन सा किया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इवेंट ए. जो फाइनल रिजल्ट होता है पेशेंट का हार्ट अटैक होना, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इवेंट ए. तो क्या संभावना है कि पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को फॉलो किया था? तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई. तो आप मेडिटेशन एंड योगा और दूसरा जो केस है सर्टेन ड्रग, इसको E1 E2 ले लो. ये हो जाएंगे हमारे हाइपोथेसिस. फिर वो लेने के बाद हार्ट अटैक हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी, और वो लेने के बाद हार्ट अटैक हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी, और फाइनली हार्ट अटैक हो गया. तो हार्ट अटैक हुआ तो कौन सी वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था, ये हो गई आपकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी. तो क्वेश्चन सेट है बिल्कुल. अब इसको बस एक टेबल में अरेंज करना है, इतना तो समझ आ गया कि बाइस थ्योरम का ये सवाल है. ठीक है, चलें आगे. वैसे हार्ट अटैक होता कैसे, किसी को आइडिया है? बॉडी में क्या होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है? यस, मेन हार्ट अटैक मीन्स ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स ड्यू टू व्हाट. कि आप जैसे ने कहा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होगा? खून जो है या तो जाम हो जाएगा, या फिर या तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा है ना, और या फिर उसका फ्लो बंद हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल लेवल बंद, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ट अटैक. ठीक है, और वो क्यों होता है? और वो क्यों होता है? मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ता है, और ब्लड जो है गाढ़ा क्यों होता है? मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा हो रहा है? मतलब कुल मिला के हम बचे कैसे हैं? यस, फैटी 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 खाना खाने से, फैटी फास्ट फूड खाना खाने से ये सारा काम होता है. ठीक है, चलो देखो इधर देखो. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या चूज करना है अपने को? क्या चूज करना है? बोलो. फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या है? कम बैक टू क्वेश्चन. मेडिटेशन एंड योगा कोर्स. दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स. ये पहला ऑप्शन है सेलेक्ट करना. दूसरा ऑप्शन क्या है?
प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द सेकंड ऑप्शन। दोनों को इक्वल इक्वल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हो जाएगा हाफ। भाई पेशेंट या तो ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता है, और पेशेंट की मर्जी है, आप वो वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक होने को लेट से इवेंट ए मान लें, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, क्योंकि ए हुआ कब, जब E1 सेलेक्ट हुआ था। और उसको क्या मानेंगे, ए ऑन E2, क्योंकि ये क्या है कि हार्ट अटैक हुआ कब, जब आपने E2 सेलेक्ट किया था उसके बाद। समझ आया। अब ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन होगी, उसको निकालो, निकाल के बाहर निकालो इस क्वेश्चन से कि ये प्रोबेबिलिटीज कितनी है। तो देखो, जब आप मेडिटेशन एंड योगा कोर्स लेते हो तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस 30% रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो होने के चांसेस कितने बचते हैं। आप माइनस कर रहे हो सीधा सीधा, मैंने पहले बोला माइनस नहीं करना। इस देखो, इस 40% को तो भूल जाओ, ये डेटा तो भूल जाओ, 40% है ही नहीं ऐसे मानो। अब मुझे बताओ कि जितने भी आपके चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के, अगर वो 30% रिड्यूस हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 70%। आपको हार्ट अटैक रिड्यूस नहीं करना, हार्ट अटैक लाना है। तो 70%, 70% ऑफ, देखो फाइनल रिजल्ट हार्ट अटैक को खत्म करना नहीं है, फाइनल रिजल्ट हार्ट अटैक को लाना है। तो 70%, ठीक है। अब आगे बढ़ो, जब आप ये वाला कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके चांसेस रिड्यूस कितने हो रहे हैं, 25, तो बच कितने रहे। अब आप सुनो, ये 70%, 75% आप करोगे 40% का, क्योंकि एक्चुअल चांसेस आपके 40% हैं। किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं, बोलो, समझ आया। 40%, उस 40% का 30% रिड्यूस हो गया, उस 40% का कितना रिड्यूस हो गया, 30% रिड्यूस हो गया, तो उस 40% का 70% रह गया। और 40% का 25% रिड्यूस हो गया, तो 40% का 75% रह गया। समझ गए क्या, ये चीज क्लियर है। ओके, माइनस नहीं करना, उसका परसेंटेज करना है। 40 - 30 कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा मामला। ओके, अब फाइनली, अब फाइनली आ चुका है हार्ट अटैक, बताइए। ये इवेंट ए यहाँ पे फाइनली हो गया, ठीक है। तो ये वाला इवेंट हुआ कैसे, पहले E1 हुआ मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1 हुआ, समझ गए, जैसे अपन करते हैं बायस थ्योरम के सवाल, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। ये कैसे हुआ कि E2 हुआ एंड देन व्हाट, ए ऑन E2 हुआ। अब आपको क्या चाहिए, अच्छा इसमें इवेंट्स का इंट्रोडक्शन भी कर दें फटाफट से। तो E1 क्या है, और E2 क्या है, और ए, तीन इवेंट रहेंगे। तो E1 इवेंट क्या होगा कि आपने, पेशेंट ने कौन सा कोर्स फॉलो किया था, मेडिटेशन एंड योगा ना। द पेशेंट फॉलोड कोर्स नंबर 1, दैट मीन्स M&Y लिख देता हूँ, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स। E2 क्या हो जाएगा, द पेशेंट फॉलोड विच कोर्स, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, ठीक है ना, तो ड्रग्स लिख देता हूँ, फॉलोड सर्टेन ड्रग कोर्स, सर्टेन ड्रग वाला कोर्स, ठीक है। ओके, एंड इवेंट ए क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आना, सफर से हार्ट अटैक, द पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक। ओके, तो ये इवेंट कंसिडरेशन हो गया। अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि हार्ट अटैक हो जाए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चाहिए, पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको ना, प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड विच कोर्स, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, M&Y कोर्स। और गिवन क्या है, गिवन है कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है ना, गिवन दैट, गिवन दैट ही और शी सफर्स अ हार्ट अटैक। फाइन, इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये जो पूरा लिखा मैंने, इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। ओके, एंड दैट विल बी गिवन बाय, इसको क्या नोटेशन में हम पैक करेंगे कि इवेंट ए तो हो चुका है, सफर से हार्ट अटैक तो हो चुका है, तो जो हो चुका है वो नीचे आता है, बोलो, जो हो चुका है वो नीचे आता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, M&Y कोर्स फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो कहां जाता है, ऊपर जाता है। तो E1 ऑन ए पूछा गया आपसे, क्लियर है।
बाय बाय बेस थ्योरम इस तरह ये भी लिखना पड़ेगा, गिवन बाय यूजिंग बायस थ्योरम एज फॉलोज, बाय यूजिंग बायस थ्योरम। ठीक है, चलो। फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू, पॉकेट से हाथ भी नहीं निकल रहे किसी के आज, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सेम केस, ए ऑन इवन प्लस देन व्हाट E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। बस दो ही केस है। चलो जी, अरेंज करो सारा डेटा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और ए ऑन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 70% ऑफ 40%, यानी 70/100 मल्टीप्लाई 40/100। ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज नीचे आएगा एक बार के लिए, 1/2 इंटू 70% इंटू 40%। एंड देन वी विल एट द सेकेंड केस ऑल्सो। सेकेंड केस क्या है, हाफ इंटू ये क्या आएगा, 75% ऑफ 40%, 75% ऑफ वॉट, 40%। ठीक है, अब इसमें आधी से ज्यादा चीजें कट गई, देखो, 2 2 2। ठीक है, 100 100 100 100 100। उसके बाद आओ, 1 0, ये 40 ही काटो ना पूरा, 1 0 क्यों, 40 40 40। बचा क्या, 70, और इधर क्या बचा, 70 + 75। तो 70 डिवाइडेड बाय 145 किससे कटेगा, 5 से, 14, और ये क्या हुआ, 29। चेक करो आंसर, 14/29। समझ आ गया? ओके। अब अगर ये एमसीक्यूज में आएगा, मेडिटेशन से होने वालों की प्रोबेबिलिटी है, मेडिटेशन करने के बाद भी हार्ट अटैक आ गया उसकी प्रोबेबिलिटी है, बचाना नहीं है, करवाना है। ठीक है, अगर बचाना होता, अगर सवाल ये होता कि वो बच गया, तो फिर चेंजेस क्या होते, यहाँ पे 70 और 75 की जगह ओरिजिनल जो उसने डेटा दिया है, 30% बचाना और 25% बचाना, ये हो जाता। ये 30 और 25 लिखने का मतलब बचाना है, और 70 और 75 लिखने का मतलब करवाना है, हार्ट अटैक करवाना है पेशेंट को और उसमें बचाना है उसको। ठीक है, क्लियर हो गया सारी चीज, दिया, क्लियर। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर सपोज करो ये एमसीक्यूज में आएगा, तो मेन डेटा क्या है यहाँ पे जो मतलब काम आ रहा है इस पूरे वारदात में, मेन डेटा कौन सा था जो फाइनली एज आंसर में कंट्रीब्यूट किया उसने लाने के लिए, केवल और केवल ये 70 और 75। इन दोनों को जोड़ के ही तो ये 70 डिवाइडेड बाई तो इनका सम हुआ, 70 डिवाइडेड बाय 70 और 75 का सम ही तो हुआ फाइनली। तो हमने पहले भी सीखा था, अगर हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बराबर है, इधर देखो स्क्रीन पे, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है अगर बराबर है तो, और बाद में फिर 40% भी तो बराबर है तो उसको भी इग्नोर किया जा सकता है, तो बचा गया 70 और 75। तो ये एमसीक्यू टेक्निक्स हैं, एमसीक्यू आ जाए तो फटाफट ये 70 और 75 को पकड़े ना, 40% दोनों के लिए कॉमन है, हाफ हाफ चीज दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अगर मान लो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग होता, तो क्या होता, 75/, इन दोनों का सम, अभी क्या है 70/, इन दोनों का सम, और वैसे क्या होता 75/, इन दोनों का सम। कोई कहे कि सर ना करवाना नहीं है, बचाना है, बचाना है, तो 30% इधर आ गया और 25% इधर आ गया। अब 30/, इन दोनों का सम, और 25/, इन दोनों का सम, 30/65, 25/65 नहीं 55, 30/55 और 25/55। दैट्स इट। ओके, चलें आगे, सारा डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट, बातें नहीं, आपस में बातें करने मत लग जाया करो, आपस में बातें मत करो। इफ ईच एलिमेंट, आपस में बात करने के लिए आपका बहुत समय है, इधर ध्यान दो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज इधर 0 और 1, एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट हमने हमारे बैच में भी किया नहीं है, लेकिन आपको पता होगा एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, दिस 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 दिस, राइट। 2/2 के एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, उसका हर एक एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, 1 2 3 4, उसका हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, उसका हर एक एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, तो क्या संभावना है कि जितने भी ऐसे डिटरमिनेंट होते हैं जिसका हर एक एलिमेंट या तो 0 या 1 होता हो, जितने भी होते हैं 2/2 के, उसमें से एक डिटरमिनेंट को मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट के एलिमेंट की वैल्यू और डिटरमिनेंट की खुद की वैल्यू, दो अलग अलग बातें हैं। देखो इधर स्क्रीन पे, अगर मैंने डिटरमिनेंट लिखा, इसके एलिमेंट तो इसके अंदर वाले लोग हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7 3 0 2, और इसकी खुद की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, जैसे 72 72 या 14 माइनस 0 कितना हो गया 14, तो ये तो है डिटरमिनेंट की वैल्यू,
और ये 7302 इसके एलिमेंट्स की वैल्यू है। तो एलिमेंट्स की वैल्यू तो गिवन है, या तो 0 या 1, और खुद की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या संभावना है कि उसकी खुद की वैल्यू पॉजिटिव होगी? सवाल तो क्लियर है? सवाल तो क्लियर है क्या भाई? स्टोरी क्या चल रही है? तो मुझे बताओ पहले तो सारे के सारे 2/2 के डिटर्मिनेंट जिनमें हर एक एलिमेंट 0 और 1 होगा, ऐसे कितने होंगे दुनिया में? कितने डिटर्मिनेंट्स होंगे दुनिया में 2/2 के, जिसमें सारे एलिमेंट्स, चारों के चारों, या तो 0 हो, अंदर के एलिमेंट्स या तो 0 हो या फिर 1 हो? दो ही होंगे। और दो कौन से होंगे, बना के दिखाना। चारों 0, चारों 1। अच्छा। और ये नहीं होगा 1 1 1 0? ये नहीं होगा 0 1 0 1? ये नहीं होगा 0 0 1 0? ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जितने भी डिटरमिनेंट्स में हैं, इनके सारे एलिमेंट्स या तो 0 या 1 है। बोलो, या तो 0 है या 1 है ना? तो ऐसे बताओ कितने डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं? 9। 9 होंगे। तुक्का मारा है? लॉजिकली सोचो बेटा, लॉजिकली। वी नो दैट अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट whose each element, whose each element, पांच ही होंगे बस। whose each element is either 0, प्रियांशी बोलो कितने डिटर्मिनेंट्स ऐसे पॉसिबल है? आप तो कहते थे कि शुरू के 4 चैप्टर्स तो क्लियर हैं सर। वो तो भले आप छोड़ ही देना। एक सवाल आया है पूरे कोर्स में अभी तक डिटर्मिनेंट्स का। हम्म। इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसके सारे एलिमेंट्स या तो 0 या फिर 1 हो, उसकी फॉर्म क्या होगी? उसकी फॉर्म कुछ ऐसी होगी बेटा, दिस, दिस, 2/2, हर एक एलिमेंट क्या है? या तो 0, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1। तो कितने अंदर जगह है भरने के लिए? हर एक जगह को कितने एलिमेंट से भरा जा सकता है? तो टोटल कितने? 2 की पावर 4, 16 डिटरमिनेंट नहीं होंगे क्या? पहले पायदान को ऐसे मानो, एक एक वर्ड बनाना है जिसमें 4 लेटर्स हैं। हर एक लेटर पे दो, हर एक जगह पे दो ही लेटर्स आ सकते हैं, ए या बी। अब कितने वर्ड्स बनाओगे? ए बी, ए बी ए। तो हर एक को आप 2 से भर सकते हो, और टोटल 4 जगह भरनी है। तो 2 की पावर 4 भाई, पहले को आप 2 से भर सकते हो, दूसरे केस को भी आप 2 से भर सकते हो, तीसरे, और रेपिटेशन भी पॉसिबल है कि 0 होने के बाद फिर से 0 आ सकता है, तीसरे को भी 2 से, चौथे। तो ऐसे 16 डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है। ये तो क्लास 11th का सवाल है कि कितने डिटरमिनेंट्स पॉसिबल हैं, केवल ये पता लगाना तो क्लास 11th का सवाल है ना। बोलो। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट्स। अब ये एक तरीके से देखा जाए ना, तो ये क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बस इसमें डिटरमिनेंट वर्ड आ गया, इसलिए ये 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में गिवन है, क्योंकि डिटरमिनेंट वर्ड पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था अप टू 11th। केवल इसलिए ये 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का सवाल है। डिटरमिनेंट हटाते हैं और उसको किसी दूसरी स्टोरी से कनेक्ट कर देना, तो ये क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी है बेटा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट्स आर, कैसे निकालेंगे? 2 इंटू, पहले एलिमेंट को हम दो जग एलिमेंट से, दो नंबर से भर सकते हैं, दूसरे को भी 2 से, तीसरे को भी 2 से, चौथे को भी 2। सो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, कितने पॉसिबल केसेस हो गए? 16। ठीक है। अब हमको इसमें से कौन से डिटरमिनेंट सेलेक्ट करने हैं जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो? तो ऐसे जितने भी डिटरमिनेंट्स बन रहे हैं 16, उसमें से कौन से ऐसे ऐसे डिटरमिनेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव मतलब क्या होगा? या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या तो 0 नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती पॉजिटिव, 0, 0 होना पॉजिटिव होना नहीं होता, 0 से बड़ी। तो ऐसे सोचो ये डिटरमिनेंट है, तो मैं यहां 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 क्या नंबर्स रखूं ताकि इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आए, पॉजिटिव आए?
ग्रेटर देन जीरो आए? बोलो। चार में भर में जीरो और वन ही सकता हूँ, जीरो और वन के अलावा मैं कुछ नहीं भर सकता हूँ। बताओ क्या नंबर्स रखूँ मैं? वन। वन रखूँ सबसे पहले? कहाँ पे? फर्स्ट फर्स्ट वाली पोजीशन पे वन रख दूँ? आगे बोलो। जैसे यहाँ वन रखा, अब यहाँ पे क्या रखूँ? ठीक है, यहाँ और यहाँ। तो वन इंटू वन वन, माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वन आ गई, यानी पॉजिटिव। एक डिटरमिनेंट तो यश ने बना के दिखा दिया है, दूसरा आयुष बनाएगा। इसमें क्या चेंजेस करूं? या आप ये भी कह सकते हो कि सर इसके अलावा तो और कोई डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है जो पॉजिटिव हो। बस ये पॉसिबल है। अगर मैं जीरो को वन कर दूं अब, जीरो हो जाएगा। वन इंटू वन वन, माइनस जीरो। दूसरा डिटरमिनेंट ये पॉसिबल है। और तीसरा और आखिरी डिटरमिनेंट पॉसिबल है जब उसको जीरो करो और उसको वन करो। बस इसके अलावा और कोई डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन ये जितने भी 16 डिटरमिनेंट्स हैं, ये जितने भी 16 डिटरमिनेंट्स हैं, इनकी वैल्यू केवल तीन ही हो सकती है, वन जीरो माइनस वन। 16 में से कोई भी पिक करो, उनमें तीन ही वैल्यूज बनती है उनकी, या तो पॉजिटिव वन, या नेगेटिव वन, या फिर जीरो। ठीक है। तो हमको माइनस वन और जीरो तो बनाना नहीं है, हमको केवल पॉजिटिव वन बनाना है। पॉजिटिव वन बनाने के लिए ये वाले एलिमेंट्स तो वन और वन चाहिए ही चाहिए। अब बच्चे ये दोनों एलिमेंट्स, तो या तो दोनों को जीरो जीरो रख सकते हैं, या इसको जीरो इसको वन रख सकते हैं, या इसको जीरो इसको वन रख सकते हैं, पर दोनों को वन वन भी नहीं रख सकते। समझ गए? नहीं तो जीरो हो जाएगा वो, है ना? समझ गए ना? अब ये सवाल, ये अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, कल को कुछ भी कह देगा, कल को ये भी कह देगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना? नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो या जीरो से छोटी। तो जो भी केस लेगा आपको 16 में से पिक करना पड़ेगा। समझ गए क्या? ओके। नाउ, पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ विच इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ विच इज पॉजिटिव आर। पहले तो आप डिटरमिनेंट बताओ कौन कौन से हैं, क्योंकि 16 ही केसेस हैं, तो केसेस हम बता भी सकते हैं। तो एक तो डिटरमिनेंट आपने बताया वन जीरो जीरो वन, ठीक है। और दूसरा डिटरमिनेंट कौन सा पॉसिबल है? वन वन जीरो वन। और तीसरा वन जीरो वन वन। इन तीनों केसेस में पॉजिटिव रहेगी। तो नंबर कितने हो गए? ये तीन। काउंटिंग में कितने हो गए? दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब आप क्लास टेंथ की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, 3/16 इज द आंसर। इन 16 में से एक डिटरमिनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या संभावना है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी? तो टोटल 16 पॉसिबल हैं, जिसमें से पॉजिटिव वाले तीन ही हैं फेवरेबल केसेस। तो 3/16 मैच करो आंसर। दैट है, उसमें से क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे हम ये। प्रोबेबिलिटी दैट ए डिटरमिनेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, that the value of a randomly selected determinant is positive. The value of a randomly selected determinant is positive, is given by फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम? क्लास टेंथ वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल cases divided by total number of possible cases, that is given by 3/16। ठीक है? ओके। ओके। ओके, 16 में से ऐसे कितने केस हैं जिसमें वैल्यू नेगेटिव आएगी? बताओ जल्दी। अब आपने यू वन वन रखा ना, अब यू वन वन रखना जरूरी है। अब यू वन वन रखेंगे तो बचे हुए अब दोनों, या तो जीरो जीरो, या जीरो वन, या वन जीरो, तो तीन ही केसेस हैं।
ठीक है, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाकी केसेस कितने हो गए, 6 गए इसमें से। तो 10 केसेस अब कैसे हैं जिसमें जीरो वैल्यू आएगी? नहीं, 10 केसेस ऐसे थोड़ा ना होंगे। जीरो वैल्यू लाने वाले तो दो ही केसेस होंगे। यानी कि और आंसर भी आ सकता है इसका। दो केसेस पता है कौन से होंगे जीरो वैल्यू वाले? 1 1 1 1, इससे जीरो आएगी। 0 0 0 0, इससे जीरो आएगी। इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं है जिसमें, इन दोनों के अलावा, जिसमें जीरो है। तो फिर बचे हुए केसेस 1 1 0 0। हाँ, तो फिर बाकी 6 केसेस में जीरो ही आएगी। सही सही कह रहे हो। अब आप कितने बना दो, सब में जीरो आएगी। ठीक है, बाकी 10 केसेस में, मतलब बाकी 10 केसेस में जीरो आएगी। 3 केसेस में पॉजिटिव आएगी, 3 केसेस में नेगेटिव आएगी, और 10 केसेस में जीरो आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी 3/16, पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी 3/16, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 10/16 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक असेंबली? इलेक्ट्रॉनिक असेंबली का मीनिंग क्या होता है? क्या? हम्म। असेंबली क्या होती है? असेंबली नहीं होती थी आपके स्कूल में? असेंबली क्या होती है आपके स्कूल में? असेंबली नहीं होती थी? क्या क्या मतलब होता है इसका? प्रेयर। प्रेयर। असेंबली में क्या होता है? प्रेयर। स्पीच देते हैं, किसी को हेड बॉय बनाते हैं, किसी को हेड गर्ल बनाते हैं, वही होती है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है असेंबल होना, इकट्ठा होना। और यहाँ पे असेंबली का मतलब है जो पार्लियामेंट में असेंबली होती है। ओके, उसको बोलते हैं, वो वर्ड वहां से लिया हुआ है असेंबली। फिर अब यूज तो हम जगह जगह कर लेते हैं भाई असेंबली हो रही है, लेकिन वो वर्ड वहां से यूज किया गया। पार्लियामेंट असेंबली होती है जहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं, मुद्दा करते हैं, बहस करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं आजकल तो। ठीक है। ओके। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है। सपोज करो कोरोना आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक असेंबली करनी पड़ेगी, यानी जूम मीटिंग पे असेंबली हो रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड। यानी कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग ले लो, ओके, जूम मीटिंग। ठीक है, उसमें असेंबल हो रहे हैं सारे लोग। तो उसमें दो सिस्टम्स है हमारे पास, दो सब सिस्टम्स हैं। सब सिस्टम्स मतलब जैसे मान लो एक तो कोई जूम के थ्रू कर रहा है, और एक मान लो कोई गूगल लाइव कर रहा है, जो भी कर रहा है ना। तो दो सिस्टम्स है हमारे पास, ए और बी नाम है। पुराने टेस्ट से ऐसा पता चला है कि ए वाला सिस्टम फेल हो जाए उसकी संभावना है 0.2। बी वाला सिस्टम अकेला फेल हो जाए, अलोन लिखा हुआ है, याद रखना, उसकी संभावना 0.15। और ए और बी मिलके फेल हो, ए भी फेल हो, बी भी फेल हो, दोनों फेल हो, तो उसकी संभावना है 0.15। अब पूछा है कि ए फेल हो जाए और गिवन है कि बी ऑलरेडी फेल है, यानी ए ऑन बी, राइट, और ए अकेला फेल हो, तो इसकी संभावनाएं आपसे पूछी गई है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे हर जगह फेल 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 फेल, ओके। तो जब हर जगह फेल 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 है, तो पास आने की प्रोबेबिलिटी तो आपको कहीं निकालनी ही नहीं है। यानी कि सारे के सारे इवेंट्स फेल होने से ही रिलेटेड है। आप ऐसे मानो कि फेल 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 आप सबका इग्नोर कर सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन आपको सोचना पड़ेगा अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल को आप ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो। समझ गए क्या? बोलो, बोलो समझे क्या? देखो, आप इसमें इवेंट्स को कंसीडर करें ना, तो दो ही इवेंट्स है हमारे पास, ए और बी, है ना। तो ए इवेंट को आप मान लीजिए कि ए फेल्स, सब सिस्टम ए फेल्स, और बी को मान लीजिए बी फेल्स। मतलब इवेंट का नाम भी हमने बी रख दिया, और बी का मतलब भी ये है कि सब सिस्टम बी फेल हो जाता है। और इवेंट का नाम भी हमने ए रख दिया, उसका मतलब है सब सिस्टम ए फेल हो जाता है। अब गिवन जो डेटा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स को आपने ए से संबोधित किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माना जाएगा। बोलो। अब यहाँ पे ए इवेंट है, ए इवेंट का घटित होना, और ए इवेंट क्या है कि ए फेल हो जाता है। बोलो समझ आया क्या? बोलो प्रियांशु, समझ आया? ओके। तो अब आप मुझे बताओ नीचे वाले को क्या लिखेंगे। मैं सारे को सबको डी कोड कर रहा हूँ, ये तो इवेंट एजम्पशन हो गया, तो मैं सबको डी कोड कर रहा हूँ। बोलो इसको क्या डी कोड किया था हमने, इधर लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स का मीनिंग क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया ये? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन को बताओ क्या लिखूंगा मैं नोटेशन में? बी डैश। डैश का मतलब क्या होता है पता है? डैश का मतलब क्या होता है पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका मतलब बताओ। जो इवेंट हमने माना है उसका उल्टा इवेंट। तो बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि बी पास हो गया, और वो कह रहा है बी फेल अलोन। अच्छा, ए डैश का मतलब ए पास हो गया। तो ए का पास होना और बी का फेल होना एक ही बात है क्या?
जरूरी है कि ए पास हो तब बी फेल हो? तो बी फेल को आप ए पास से क्यों कनेक्ट कर रहे हो? बी की बात हो रही है। अब इसी को बी से बोलो, अभी जो आपने बोला, इसी बात को बी से बोलो एक बार। बोलो बोलो बोलो, अभी जो आपने बोला इसी बात को बी से बोलो। अभी आपने ए से बोला, इसको ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी। अब इसको आउट फ्लिप करो। देखो, मैंने क्लास 11th की सेट थ्योरी बिल्कुल याद नहीं है किसी को भी। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे सब लोग, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे, और कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज ए, दिस इज बी, और बीच वाला पोर्शन आप जानते हो क्या होता है। तो ए का फेल होने का मतलब है ये पूरा पार्ट, ठीक है। बी का फेल होने का मतलब है उधर का पूरा पार्ट, ये वाला, ठीक है। ठीक है क्या? बोलो हाँ ना तो बोलो। ए और बी दोनों का फेल होने का मतलब है ये वाला पार्ट। अब ए फेल अलोन, अलोन मतलब केवल ए ही फेल होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। बताओ कौन सा पार्ट है? आप एक बार ए से आओ ना, उस क्वेश्चन को भूल जाओ। ए फेल अलोन का मतलब क्या होगा? इस ए में से, इस ए, इसको कहेंगे ए का फेल होना। इसको क्या कहेंगे? ए का फेल होना। लेकिन इस ए में ऐसा पोर्शन भी है जिसमें साथ में बी भी फेल हो रहा है। अब मैंने अलोन वर्ड लगा दिया, दैट मीन्स केवल ए ही फेल होना चाहिए, साथ में बी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा ना। बोलो, ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये वाला पोर्शन जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूं, ये होता है ए फेल अलोन। ये होता है ए फेल अलोन। समझे क्या? पूरे ए में से आप इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करोगे तब अलोन वाला पार्ट मिलेगा। केवल अलोन हटा दूं तो हटा दूं तो केवल केवल ए फेल लिखूं तो उसमें इंटरसेक्टेड पार्ट भी शामिल है। अब आपसे सवाल है बी फेल अलोन का। तो ए बी फेल अलोन का समझ गए? बी फेल अलोन मतलब ये तो बी था, उसमें से ये इंटरसेक्शन पार्ट हटा दें तो बी फेल अलोन हो जाएगा। अभी क्लियर है? हम्म। और इसको नोटेशन में कैसे लिखते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है बी अलोन। ठीक है, मतलब देखो इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन को मैं ऐसे कहूंगा, बी माइनस ए। क्या कहूंगा? बी माइनस ए। और बी माइनस ए को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो? बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका डिस्क्रिप्टेड वर्जन हो गया। अभी क्लियर है? ठीक है। अभी बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में। बी में से ए का पोर्शन हटाओ, जो उनका कॉमन पोर्शन है। टोटल बी में से इसका कॉमन पोर्शन आप हटा दो। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? हम्म। बोलो आयुष। और अभी यही चीज ए के साथ होती, ए अलोन होता तो उसको लिखते क्या? ए माइनस बी। बी माइनस ए नहीं लिखते, उसको क्या लिखते? ए माइनस बी। और उसको फिर सॉल्व कैसे करते? ए की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्टेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस करके। और ये वैल्यू गिवन है मुझे कितनी? 0.15। वो वाली वैल्यू गिवन थी, ये वाली वैल्यू भी मुझे गिवन है। और साथ में एक लास्ट चीज गिवन है, ए एंड बी। ए एंड बी तो समझ ही गए, बीच वाला पोर्शन है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है आपको? 0.15। ये तीन डेटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। उसने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने इसको डी कोड कर दिया सेट थ्योरी में। ओके। अब सवाल क्या है? सवाल नंबर एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बी हैज फेल्ड। बी फेल हो चुका है ये तो मुझे पता है, बी फेल हो चुका है ये तो मुझे पता है। उसमें से ए बी फेल होना चाहिए। अब आप इधर आओ स्क्रीन पे। बी फेल हो चुका है ये तो पता है आपको, है ना? यानी बी फेल हो चुका है, दैट मीन्स ये पोर्शन लेना है आपको। उसमें से साथ में ए भी फेल हो, तो साथ में ए फेल किस पोर्शन में हो रहा है? इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल बी की प्रोबेबिलिटी आंसर हो जाएगा। अब इधर आओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको चलो। तो बी फेल हो चुका है, बी फेल हो चुका है और ए को भी फेल करना है, तो उसको ए ऑन बी नहीं लिखेंगे क्या बताओ? बी वाला पार्ट तो फेल हो चुका है और उसमें से ए को भी फेल करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ये कैसे डिस्क्राइब होगा? ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे ही करोगे। अब इनमें से किस किस चीज की आपके पास प्रोबेबिलिटी है चेक करो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, और बी की प्रोबेबिलिटी यहां से निकालेंगे कैसे, इसको करना पड़ेगा। देखो इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को तो आपने 0 चलो एक बार इसको ऐसे लिखो, यहां से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, यस इस इक्वेशन में से। रेदर ये वाली इक्वेशन भी मत लो, ये वाली इक्वेशन लो, ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पुटअप कर दूं मैं 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा ना, ठीक है। तो इसको पहले आप अलग से सॉल्व करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा दोनों सेम लिख दी मैंने, सेम ही है, सेम ही है, तो 0.15 ही है, और उधर क्या है 0.15, तो ये उधर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.15, 0.1, 0.3 हो जाएगा, 0.30, राइट। अब आप इसको यहाँ पे लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे बी की ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने, 0.15 और 0.30, तो 15/30 दैट मीन्स हाफ, या फिर 0.5 आंसर। चेक करो फर्स्ट का। अब सेकंड पोर्शन पे आओ, ए फेल्स अलोन, अभी अभी बताया था अलोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.15, 20 में से 15 गए 5, 0.05 आंसर। मैच करो दोनों के। कौन सा इसमें बाइस थ्योरम लगा, कौन सा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा, केवल क्लास 11th की सेट थ्योरी को लेकर और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कन्वर्ट किया, ठीक है चलें। अब लास्ट क्वेश्चन पकड़ना पहले कौन से टॉपिक से। बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग वन में कितनी कितनी बॉल्स हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, 3 तो रेड 4 ब्लैक, बैग टू भी है मेरे पास, 4 रेड 5 ब्लैक का। एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग वन से बैग टू में, और फिर एक बॉल निकाल रहे हैं बैग टू से। पहले तो एक बॉल बैग वन से बैग टू में डाल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ये बैग वन का पैकेट है, ये बैग टू का पैकेट है, तो पहला काम तो ये कर रहे हैं कि इधर से इधर एक बॉल ट्रांसफर हो रही है, और फिर दूसरा काम कर रहे हैं इसमें से बॉल निकाल रहे हैं, एक बॉल निकल गई, ठीक है। तो वो जो बॉल निकली वो रेड निकली, वो बॉल जो निकली वो क्या निकली, रेड बॉल निकली दूसरे बैग से जो मैंने निकाली। तो क्या संभावना है कि जो ट्रांसफर करी थी ना आपने बॉल यहां से यहां, देखो ये इसके पास रेड और ब्लैक दोनों है, तो जो ट्रांसफर करेंगे वो रेड भी हो सकती है, और जो ट्रांसफर करेंगे वो ब्लैक भी हो सकती है, कि दो तरीके की बॉल्स हैं। तो क्या संभावना है कि जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक वाली ट्रांसफर हुई थी। कौन से टॉपिक का सवाल है, रिवर्स है बाइस थ्योरम। पहले अपन मानेंगे कि आपने जो बॉल ट्रांसफर करी इवेंट E1 हाइपोथेसिस, और रेड ट्रांसफर करी E1, ब्लैक ट्रांसफर करी E2, उसके बाद दूसरे बैग से जो निकाल रहे हैं उसको रिजल्ट मानेंगे, और वो क्या निकलना चाहिए, वो रेड निकलना चाहिए, यानी दूसरे बैग से रेड निकले, इसको इसको ए इवेंट मानना पड़ेगा। समझ गए क्या। हम्म, समझे कि नहीं समझे। लेट्स से दिस इज बैग वन, बोलो डिस्क्रिप्शन क्या है बॉल्स का, 3 रेड एंड 4 ब्लैक, एंड सपोज दिस इज बैग टू, इसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, 4 रेड एंड 5 ब्लैक, ठीक है। अब एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं हम इधर से इधर, राइट, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब दो केसेस बनते हैं ना। तो E1 तो मान लो आप, E1 तो आप मान लो कि आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी थी, तो रेड कितनी थी टोटल, 3, और टोटल बॉल्स कितनी थी, 7, तो E1 के होने की संभावना 3/7 हो जाएगी, कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो रेड है, इसकी संभावना 3/7 हो जाएगी, और जो ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है उसको हम E2 मान लें, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी, 4/7। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बॉल ट्रांसफर हो गई साहब उसमें, तो उसमें पहले टोटल कितनी बॉल्स थी, एक बॉल इधर से आई, कितनी हो गई, 10 बॉल्स में से एक बॉल निकाली जा रही है, राइट। अब जो बॉल निकलेगी, या तो वो अगेन रेड होगी, या फिर वो अगेन ब्लैक होगी, तो उसको कौन सी बॉल चाहिए, उसको चाहिए रेड इन कलर। तो हम मान लेते हैं रेड का आना इवेंट ए, रेड का आना इवेंट ए, तो ए इवेंट का घटित होना जब इवेंट इवेंट ऑलरेडी घटित हो चुका है,
और ए इवेंट का फिर से घटित होना जब E2 इवेंट घटित हो चुका है, यानी दूसरा केस हुआ था। ठीक है, निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। सपोज करो E1 इवेंट हुआ था, दैट मीन्स रेड बॉल ट्रांसफर हुई थी। तो रेड बॉल ट्रांसफर हो गई थी तो चार तो पहले थी, अब कितनी हो गई, पांच। और टोटल कितनी, 10। भाई इवेंट ए क्या है, रेड बॉल निकले, तो रेड बॉल पांच में से पांच है और टोटल 10 में से। ठीक है, अब यहां पे बॉल कौन सी ट्रांसफर हुई थी सेकंड केस में, ब्लैक ट्रांसफर हुई थी। तो रेड तो चार की चार ही रहेगी, रेड तो चार की चार ही रहेंगी, लेकिन टोटल तो 10 हो गया ना, बॉल एक तो ट्रांसफर हुई है ना। बोलो प्रियांशी, क्या चीज समझ में नहीं आई। आ गया दिया। हम्म, बोलो, आवाज क्यों नहीं निकल रही। आ गया, पूरी स्टोरी समझ में आ गई। इस केस में भी एक बॉल ट्रांसफर हुई है, इस केस में भी एक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो बॉल्स तो टोटल 10 हो चुकी हैं। लेकिन 10 बॉल्स में से ए इवेंट को घटित कराना है। ए इवेंट मतलब रेड बॉल को निकालना है। तो पहले केस में बॉल जो ट्रांसफर हुई थी वो रेड ही थी, तो रेड बढ़ चुकी है 5/10। लेकिन दूसरे केस में जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक थी, तो रेड तो 4 की 4 ही रहेगी, लेकिन टोटल बढ़ चुका है 4/10। समझ आया आयुष एंड लक्ष्य, ये बात, ये स्टोरी समझ में आ गई। अब फाइनली हमको रेड बॉल निकालनी है, यानी इवेंट ए को घटित कराना है। ओके, तो इवेंट ए को घटित कराना है, वही बायस थ्योरम का लॉजिक्स। E1 करके ए ऑन E1, एक केस ये हो गया, और E2 करके ए ऑन E2। डन। फटाफट से तीन जो है इवेंट्स को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तीन इवेंट्स हैं हमारे पास, E1, E2 और ए। E1 इवेंट हो जाएगा, द बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड, द बॉल ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, फ्रॉम बैग वन टू बैग टू इज रेड। ये हो जाएगा इवेंट E1। ये पूरी की पूरी लाइन रेड को हटा के कर दो आप ब्लैक, ये हो जाएगा E2। और द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग, ये हो जाएगा इवेंट है, द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, क्योंकि फाइनली बैग टू से निकाल रहे हैं हम, है ना। बैग टू इज रेड, वो उसको रेड लाना है, ये हो जाएगा इवेंट ए। ठीक है, तीनों इवेंट्स डिस्क्राइब हो गए। अब बायस थ्योरम का इस्तेमाल करो क्विकली, खत्म करो उसको। प्रोबेबिलिटी दैट दैट द बॉल ट्रांसफर्ड वॉज, कौन सी बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, द बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, यानी E2 वाली, राइट, इज ब्लैक। और गिवन क्या है, गिवन है कि सेकंड बैग से कौन सी बॉल निकल गई, रेड निकल गया, यानी रिजल्ट हो चुका है, राइट। गिवन दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू इज रेड। तो इस चीज की संभावना को, द बॉल ट्रांसफर्ड यहां से लेके यहां तक इज गिवन बाय यूजिंग बेस थ्योरम एज फॉलोज, बाय यूजिंग बायस थ्योरम एज फॉलोज। बोलो प्रियांशी क्या कहेंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट कराएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ई ऑन A1, ई ऑन ए, ई नाम का तो कोई इवेंट ही नहीं है हमारे पास, E1 ऑन ए, E1 ऑन ए। ठीक है, रेड बॉल निकल चुकी है, E1 क्यों कहेंगे बेटा, बॉल ट्रांसफर ब्लैक चाहिए उसको, तो ब्लैक तो E2 था ना, E1 था कि रेड बॉल ट्रांसफर और ये E2 था, तो E2 ऑन ए कहेंगे, नॉट E1 ऑन ए। ठीक है, E2 ऑन ए, और इसको फॉर्मूला से एक्सपेंड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पहले मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2, और नीचे दोनों केसेस लिखने पड़ेंगे। तो पहले E1 वाला केस लिखते हैं हम हमेशा, E1 इंटू ए ऑन E1, और फिर प्लस, अब ये वाला केस लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, E2 इंटू ए ऑन E2। चलो डेटा अरेंज करें। ओके, सो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7 मल्टीप्लाइड बाय, ये 4/7 मल्टीप्लाई होगा 4/10 से, इंटू ए ऑन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/10, डिवाइडेड बाय, अब पहले वाला केस लो, 3/7 इंटू 5/10 ऊपर, मतलब इधर सॉरी 3/7 इंटू 5/10, प्लस अब ये जो ऊपर केस ले रखा है एज इट इज लो, 4/7 इंटू वॉट, 4/10,
बताओ कॉमन चीजें क्या है जो कट गई? डिनोमिनेटर सबके कट गए। 7 10 7 10 7 10, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, तो 16/31 आंसर मैच करो। क्लियर? चले एमसीक्यूज पे क्विकली। ओके, सो वी आर फाइनली एट द वर्ज ऑफ एंडिंग द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 17, सम एमसीक्यूज आर देयर। देखो भाई, if A and B are two events such that probability of A is not equal to 0, that means probability of A cannot be an impossible event, probability of B on A equal to 1, तो इनमें से चारों में से कौन सा केस पॉसिबल है? अब आप इन ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन को उठा के स्टार्ट कर सकते हो सवाल को? बी ऑन ए, क्योंकि फॉर्मूला तो वही देता है। सो बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, एंड दैट इज गिवन एज इक्वल टू 1। अब आपको ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कराओ, तो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां तक क्लियर है? इससे मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन गया। अब दो इवेंट्स हैं ए और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? बराबर है, यही तो है मुद्दा। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर कब हो सकती है? हम्म इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर कब हो सकती है? जब ए बी का सबसेट हो, जब बी ए का सबसेट हो, जब बी फाइव हो, जब ए फाइव हो। ये चार ऑप्शन, चार में से सोचो। बी फाइव हो। अच्छा। हम्म देखो इधर, पहला केस होगा कि ए बी का सबसेट हो, बी बाहर और ए अंदर। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर ही होगा, होगा ना? ये भी तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। एक और केस हो सकता है, एक और केस हो सकता है जब ए और बी दोनों ही बराबर हो, इक्वल सेट्स हो। ए भी यही है और बी भी यही है, तो ए और बी अगर दोनों यही है तो ए इंटरसेक्शन बी अगेन ए ही आएगा। तो दो केस बनते हैं, या तो ए इक्वल टू बी, या फिर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन में मेरे पास ए इक्वल टू बी तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन उनमें से कोई एक सेट आ रहा है, दैट मीन्स वो सेट या तो उसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट मतलब उससे छोटा सेट है, या फिर उसके बराबर है। ओके, बराबर वाला ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, तो जो प्रॉपर सबसेट वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लो, एज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, 18th देखें। चलो जी, 18th में भी इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ओपन करो। ए ऑन बी इज ग्रेटर देन ए, क्या करेंगे हम? ए ऑन बी को एक्सपेंड कर देंगे। करो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फाइन। और आगे क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन। अब जैसे पिछले केस में इसको मल्टीप्लाई कराया था, कराओ मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हो गया। अब क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं दिख रहा है? आप कहोगे सर बी दिख रहा है, बी में बेटा लेस देन है, और मेरा रिजल्ट आया है ग्रेटर देन का। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन बी तो जस्ट इसकी उल्टी बात कह रहा है। इसको तो करो हटाओ, अब तीन ऑप्शंस बचते हैं, समझ गए ना? भाई मेरा आंसर आ रहा है ग्रेटर देन, उसका आंसर आप भावनाओं में बह के बस ऐसे सर थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था, कर दिया टिक मार्क। है ना? आप रिलेशन तो देखो, इधर लेस देन होने का है, इधर ग्रेटर देन होने का है, तो वो तो हरगिज नहीं हो सकता, चांसेस ही खत्म हो गए इसके। तो बाकियों के तो अभी भी चांसेस बाकी हैं, लेकिन ये तो हरगिज नहीं हो सकता। अब देखो, आप बी को उधर ले गए, तो ए को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए को उसके नीचे ले आऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उधर क्या बचा? बी। अब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ए को क्या कहते हो? बी ऑन ए कहते हो। क्या कहते हो? तो आपने पूरी इक्वेशन को ए ऑन बी से बी ऑन ए में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन में बी ऑन ए बी ऑन ए बी ऑन ए है। तो ए ऑन बी को बी ऑन ए में कन्वर्ट करके क्या मिला आपको? ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, नोट ऑफ द कोर्स, एलपीपी बाकी है।
A and B are any two events such that probability of A plus probability of B minus probability of A and B. So what do you call probability of A and B? A इंटरसेक्शन भी कहते हैं। वेरी गुड। तो एंड को हटा के यहीं कर देता हूं मैं, इंटरसेक्शन। चलेगा? ठीक है, इजी है तो। इसको इंटरसेक्शन भी कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पर भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वहां पे तो कट गए, तो कट गए तो यहाँ क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, क्या बचा? कौन सी डायरेक्शन में जा रही है आपकी तैयारी? में को कुछ समझ नहीं आ रहा प्रियांशु। ना तो आपके मार्क्स आते हैं, ना आपके जवाब कुछ लॉजिकल सेंस देते हैं, और फिर भी आपका ध्यान नहीं होता क्लास में। आपकी जो एटीट्यूड होती है ना क्लास में, वो ऐसे होती है कि मुझे तो सब आता है, स्क्रीन पे समझा रहे हैं तो आप इधर उधर बातें करने लग जाते हो, और मार्क्स आपके आ नहीं रहे। जीरो होगा? वन कैसे होगा? वन कब होगा ये बताओ? जब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे होते, जब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे होते, फैक्टर से फैक्टर कटता तो वन बचता। यहाँ पे टर्म टू टर्म कट रही है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म से कट रही है, उधर जाके माइनस नहीं होगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ है? तो माइनस होगा तो वन बचेगा। अब माइनस को उधर भेजो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को उधर ले जाओ, डिवाइड कराओ, अब बचेगा यहाँ पे वन। अब बचेगा यहाँ पे वन, ये इधर आगे डिवाइड हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी क्या होता है? ए ऑन बी की वैल्यू क्या मिली? ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ए ऑन बी इक्वल टू वन। डन? क्लियर? ओवर? सो प्रोबेबिलिटी ओवर हो गई भैया आपकी क्लास ट्वेल्थ की। अब हमारा एक ही चैप्टर बचता है ऑन द गो। अगर एक में चलें तो एलपीपी, वी विल स्टार्ट विथ एलपीपी, बट कल हम करेंगे पहले इस चैप्टर के टेस्ट का एनालिसिस, जो ऑलरेडी कई बच्चे दे चुके हैं, और जो नहीं दे के गए हैं उनको आज होमवर्क में करना है। सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? जो लेट आए थे कौन आए थे? ये सारा चैप्टर कल मुझे होमवर्क में चाहिए। ओ सॉरी, टेस्ट। घर जाओ, पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, और जो क्वेश्चंस, अब क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी से कम है, बाहर के जाते हैं, तो अब आप कनेक्ट करो कौन सा टॉपिक किससे कनेक्ट हो रहा है, और मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ अब। और फिर कल एनालिसिस में बात करेंगे कितना कर पाए, मतलब ओपन बुक टेस्ट ऐसे मान लो। ठीक है? तो एक्सेप्ट ऋषिका, यश एंड सौम्या, ऑल विल डू दिस टेस्ट पेपर एज होमवर्क, क्योंकि यही तीनों ने आखिरी तक किया था, बाकी सब चले गए। यंश को भी बता देना, और साक्षी को भी बता देना अगर कोई कांटेक्ट में है तो। और कल फिर एनालिसिस में बैठना है सारा काम करके। क्लियर है सबको सारे इंस्ट्रक्शंस? चलिए तो वाइंड अप करते हैं इसको, इंटीग्रल्स निकालिए फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।